हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिनस्पेस। आज के इस वीडियो के अंदर हम परफॉर्म करेंगे एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ मन्नपुरम फाइनेंस लिमिटेड, जिसके अंदर हम कवर करेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी कुछ की फाइनेंशियल ट्रेंड्स के बारे में, उसके पीयर कंपैरिजन के बारे में, इंडिया के अंदर एनबीएफसी इंडस्ट्री के बारे में एंड और भी बहुत कुछ। तो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्मार्टली करना चाहते हैं देन आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि तभी आपको इस कंपनी के बारे में समझ में आएगा। सो या बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है then do subscribe our channel and also press the bell icon. So let's get started. So Manappuram Finance Limited is a non-banking financial company founded by Mr. V.C. Padmanabhan in year 1949. जिन्हें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के बारे में नहीं पता वो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक बैंक है, बट यहाँ पर जो मेजर डिफरेंस आता है वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई बैंक के अंदर जो डिपॉजिट्स होते हैं उसकी गारंटी लेती है कि इन केस अगर कभी बैंक डिफॉल्ट कर जाए देन आरबीआई एंड इंडियन गवर्नमेंट उसके पैसे उनके पब्लिक्स को लौटाएगी। बट एनबीएफसी के अंदर ये गारंटी मिसिंग होती है और इसीलिए एनबीएफसी के अंदर काफ़ी कम पब्लिक अपने पैसों को डिपॉजिट करती है। और ये कंपनी 2015 तक एक गोल्ड लोन फोकस कंपनी बनती है, यानी एक ऐसी कंपनी जो मेजरली सिर्फ गोल्ड लोन प्रोवाइड करती थी। और उनका इतना ज़्यादा गोल्ड लोन पे फोकस होने के कारण कंपनी के अंदर एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क जनरेट होने लगा और उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कंपनी ने डाइवर्सिफाई करना चालू करा। 2015 से अब तक कंपनी 4 न्यू सेक्टर्स के अंदर और बिजनेस डिविजन्स के अंदर डाइवर्सिफाई कर चुकी है, विच इज माइक्रो फाइनेंस, व्हीकल फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस एंड एसएमई लेंडिंग। एट प्रेजेंट कंपनी के 4,622 ब्रांचेस है अक्रॉस 24 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। एंड ऑल्सो 2015 के अंदर कंपनी ने जो डिविजन्स के अंदर डाइवर्सिफाई करा था वो अब कंपनी की टोटल बिजनेस में 32.7% का कंट्रीब्यूशन रखती है, विच मीन्स कि कंपनी ने अपने गोल्ड लोन का जो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क था उसे काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी इफेक्टिवली डाइवर्सिफाई कर लिया है। फाइनेंशियल ईयर 2020 तक कंपनी की टोटल लोन बुक का साइज है 252.25 बिलियन, जिसके अंदर से अराउंड 70% कॉन्ट्रीब्यूशन है बाय गोल्ड लोन, 20% है बाय माइक्रो फाइनेंस लोन्स, 2% बाय होम लोन्स, 5% बाय कमर्शियल व्हीकल लोन्स एंड 3% बाय अदर लोन्स। अब बात करते हैं अपन मन्नपुरम फाइनेंस की सब्सिडीज के बारे में। मन्नपुरम फाइनेंस की इन टोटल 4 सब्सिडीज है। द फर्स्ट इज आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, जो मेनली 3 तरह के लोन्स प्रोवाइड करती है। द फर्स्ट इज इनकम जनरेटिंग प्रोग्राम लोन, जिसके अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल्स को उन असेट्स को परचेज करने के लिए लोन देती है जिस असेट्स के कारण इंडिविजुअल्स कुछ इनकम जनरेट कर सकते हैं। द सेकेंड इज प्रोडक्ट लोन एंड द थर्ड इज एमएसएमई लोन। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के अंदर मन्नपुरम फाइनेंस का 99.3% स्टेक है। ऑल्सो AML was ranked as the 4th largest NBFC MFI in India. Coming up on the second subsidiary of the company is Manappuram Home Finance Limited. Manappuram Home Finance Limited एक wholly owned subsidiary of Manappuram Finance Limited. Manappuram Home Finance Limited 2015 के अंदर स्टार्ट हुई थी और वो लास्ट 5 इयर्स के अंदर 37.7% CAGR से ग्रो हुई है। इस कंपनी का मेन फोकस है कि एक अफोर्डेबल हाउसिंग लोन प्रोवाइड करे। द थर्ड सब्सिडियरी इज Manappuram Insurance Brokers Limited, which is again a wholly owned subsidiary of Manappuram Finance. Manappuram Insurance Brokers Limited के थ्रू मन्नपुरम फाइनेंस इंश्योरेंस वाले इंडस्ट्री को केटर करती है। मन्नपुरम इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड ने लास्ट ईयर अराउंड 1.89 बिलियन रुपीस का बिजनेस करा था। ऑल्सो इन टोटल कंपनी का बिजनेस हो गया है ऑफ 2.05 बिलियन रुपीस का। मन्नपुरम इंश्योरेंस ब्रोकर लिमिटेड मेनली लाइफ, हेल्थ, पर्सनल एक्सीडेंट एंड मोटर इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। द फोर्थ सब्सिडियरी इज मन्नपुरम कॉमटेक एंड कंसल्टेंट्स लिमिटेड, जो 2019 के अंदर मन्नपुरम फाइनेंस ने अक्वायर करा था और उसके अंदर फिलहाल मन्नपुरम फाइनेंस का 99.81% स्टेक है। मन्नपुरम कॉमटेक एंड कंसल्टेंट लिमिटेड is basically an IT product and service company which was established to meet the IT requirements of Manappuram Finance. अब बात करते हैं अपन एनबीएफसी इंडस्ट्री की इन इंडिया। सो मार्च 2009 से लेकर मार्च 2019 में जो एनबीएफसी का टोटल एसेट्स है वो ग्रो हुआ है विद द CAGR ऑफ 18.6% एज कम्पेयर टू 10.7% ऑफ CAGR फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। एनबीएफसी के बैंक से आने वाली जो लैंडिंग है वो जनवरी 2020 के अंदर अराउंड 7.37 ट्रिलियन रुपीज की थी एज कम्पेयर टू 5.47 ट्रिलियन रुपीज इन सितंबर 2018, विच मीन्स अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 35%। ये ध्यान में रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे कि हमने आपको वीडियो के अंदर बताया था कि एनबीएफसी के अंदर कोई भी जनरल पब्लिक अपना पैसा डिपॉजिट नहीं करती और इसके कारण एनबीएफसी को लोन देने के लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड होता है उसके लिए एनबीएफसी को किसी थर्ड पार्टी से लोन लेना पड़ता है। एंड जनरली वो थर्ड पार्टी होती है या तो बैंक या फिर म्यूचुअल फंड्स।
और FIIs एंड म्यूचुअल फंड्स जनरली NBFCs के अंदर उनके बॉन्ड्स खरीद के इन्वेस्ट करती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना जरूरी है कि बैंक NBFC को कितना लोन दे रहे हैं, उससे अपन एक आइडिया लगा सकते हैं कि ओवरऑल NBFC की इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रही है। बात करें अगर अपन माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री की, देन इंडिया की जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है वो लास्ट 10 साल के अंदर अराउंड 23% CAGR से ग्रो हुई है। और स्पेसिफिकली FY 1920 के अंदर इंडिया की माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री अराउंड 30% की ग्रोथ दिखाई है, वाइल रीचिंग अप टू 2.32 ट्रिलियन रुपीज। अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि NBFC का इंडस्ट्री का जो एज अ होल जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो है बैंक्स, क्योंकि अगर आप किसी भी इंडिविजुअल को एक चॉइस देंगे कि उन्हें कोई लोन उठाना है, देन उनके पास दो प्राइमरी चॉइस होगी। द फर्स्ट आर द बैंक्स एंड द सेकंड आर NBFCs। सो 2.32 ट्रिलियन रुपीज के टोटल लोन साइज के अंदर से 40% जो हिस्सा है वो है बैंक के पास ऑफ रुपीज 922.81 बिलियन एंड द रेस्ट 32% शेयर इज आर विद द NBFCs। और बाकी का बचा जो शेयर है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और अदर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के पास है। इंडिया के अंदर हाउसिंग से रिलेटेड जो लोन्स है उनकी ग्रोथ हुई है अराउंड 18.6% CAGR के साथ बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2014 टू फाइनेंशियल ईयर 2019। और फाइनेंशियल ईयर 2019 के अंदर हाउसिंग से रिलेटेड जो फाइनेंस लोन्स है वो 21.8 ट्रिलियन रुपीज पे स्टैंड करते थे, बट इनके अंदर से भी अराउंड 53% जो शेयर था जो लोन दिए गए थे वो दिए गए थे बाय बैंक्स, यानी 11.6 ट्रिलियन रुपीज का, एंड द रेस्ट बाय द NBFCs। अब बात करते हैं अपन इंडिया की गोल्ड इंडस्ट्री के बारे में। गोल्ड इंडस्ट्री के बारे में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मन्नापुरम फाइनेंस का जो टोटल बिजनेस है उसमें से अराउंड 70% जो बिजनेस है वो गोल्ड लोन की वजह से आता है। सो इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द गोल्ड इन द वर्ल्ड, एंड जितना लोगों के हाथों में गोल्ड होगा उतनी ही प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि लोग गोल्ड के अगेंस्ट लोन ले। इनफैक्ट कोविड-19 के बाद से गोल्ड के अगेंस्ट लोन लेने की टेंडेंसी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। जनवरी 2021 के अंदर अराउंड 43,141 करोड़ की लोन बुक साइज थी ऑफ गोल्ड लोन, which is 132% higher as compared to January 2020. India की automobile industry is one of the largest auto industry in the world with an annual production of over 21 million vehicles in 2019 to 20. अप्रैल 2000 से लेकर जून 2020 तक अराउंड $24.5 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है इस इंडस्ट्री के अंदर, जो इस पीरियड के अंदर होने वाले टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का 5% इन्वेस्टमेंट है। So now let's talk about the board of directors of the company. Mr. VP Nandakumar is the managing director and CEO of the company. He is a postgraduate in science with additional qualifications in banking and foreign trade. Mr. Jagdish Kapoor is the independent and non-executive chairman. उनके पास 40 years से भी ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड को अंदर जुड़ने से पहले वो डेप्टी गवर्नर रह चुके हैं ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन रह चुके हैं ऑफ HDFC बैंक, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड BSE लिमिटेड। मिस्टर BN Ravindra Babu is the non-executive director of the company and Mrs. Bindu AL is the CFO of the company। अब नजर डालते हैं अपन कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। कंपनी का रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट एंड नेट इंटरेस्ट इनकम ये तीनों ही लास्ट 5 ईयर से कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं विद द CAGR of 23%, 43% एंड 26% रिस्पेक्टिवली, व्हिच इज अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर। अगर अपन कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर नजर डालें तो वो भी काफी हेल्दी ग्रोथ दिखा रहा है लास्ट 5 ईयर से। इट हैज ग्रोन विद द CAGR of 26%। मेनली ऑपरेटिंग प्रॉफिट के इंक्रीज होने के कारण है कि कंपनी जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसके अंदर काफी ज्यादा डिक्लाइन आया है ड्यू टू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स। स्पेशली अपने माइक्रो फाइनेंस लोन वाले बिजनेस के अंदर कंपनी ने बहुत सारे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स करे, लाइक रोलिंग आउट द सेल्यूलर वॉल्स, जिसके कारण कंपनी का जो सिक्योरिटी गार्ड की से रिलेटेड जो कॉस्ट है उसमें काफी डिक्लाइन आया है। ऑल्सो कंपनी ये भी प्लान कर रही है कि कंपनी ने जो अपने टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स से माइक्रो फाइनेंस लोन वाले उस बिजनेस में करे है उसे कंपनी ओवरऑल सारे बिजनेसेस के अंदर करे, यानी सारे डिविजन्स के अंदर करे। और कंपनी कुछ नए सॉफ्टवेयर अपडेट करने का भी सोच रही है, जिसके कारण ये एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी की जो कॉस्ट है वो और 2 to 3 टाइम्स डिक्लाइन होने वाली है, जिसका अपन एक पॉजिटिव इंपैक्ट देख सकते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज वेल एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर। कंपनी की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स पिछले 3 साल से कंसिस्टेंट एक इंक्रीज दिखा रही है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर, क्योंकि कंपनी अपने इस कॉस्ट को अपने कस्टमर्स तक पास आउट नहीं कर सकती ड्यू टू इंटेंस कॉम्पिटिशन इन द बिजनेस। तो अगर कंपनी पैसा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे उठाएगी लेकिन कंपनी को पैसा देना तो कम ही इंटरेस्ट पे पड़ेगा, तो जो बीच का मार्जिन है वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनी को एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट करने वाला है लॉन्ग टर्म के अंदर। बात करें अगर अपन कंपनी के ROA एंड ROE की, देन वो लास्ट 3 साल से कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, बट उससे पहले उसमें एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया था, व्हिच शुड बी अ कंसर्न फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर। बात करें अगर अपन कंपनी की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को, देन मन्नापुरम फाइनेंस ने काफी कंसिस्टेंट ग्रोथ और काफी कंसिस्टेंटली मेंटेन कर रखा है अपने इस रेशियो को। बेसिकली कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ये बताता है कि एक बैंक
कि कैपिटल कितनी है एज कम्पेयर टू इट्स वेटेड रिस्क, और जितना ज़्यादा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होगा उतना ज़्यादा ही एक इन्वेस्टर के लिए अच्छा होगा, क्योंकि उतनी ही प्रोटेक्शन एक इन्वेस्टर को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी NBFC का रेशियो 23.4% है, देन अपन उससे ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कंपनी का जितना टोटल रिस्क है उसका 23.4% कंपनी कवर कर सकती है फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग कैपिटल। RBI के अकॉर्डिंग एक NBFC को 12 से 15% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करके रखना चाहिए, बट मन्नापुरम फाइनेंस ने काफ़ी सिग्निफिकेंटली हाई इस रेशियो को मेंटेन कर रखा है एट 23.4%, विच इज अ पॉजिटिव पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर। अगर अपन कंपनी की टोटल लोन बुक पे नजर डालते हैं, देन वो भी एक काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा रही है सिंस लास्ट 5 years विद द CAGR 22%। बट अगर अपन कंपनी ग्रॉस NPA एंड नेट NPA को देखते हैं तो वो कोई कंसिस्टेंट ट्रेंड शो नहीं कर रहे। मार्च 2018 एंड मार्च 2019 के अंदर कंपनी का ग्रॉस NPA डिक्लाइन हुआ था, बट इन मार्च 20 उसके अंदर अपन एक इंक्रीज देख सकते हैं। ग्रॉस NPA का मतलब हुआ ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट, यानी कंपनी के टोटल ऐसे लोन्स जो कंपनी रिकवर नहीं कर पाई, और नेट NPA का मतलब हुआ नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट, यानी ऐसे लोन्स जो कंपनी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी या ऐसे लोन्स जिसके लिए कंपनी ने रिजर्व्स प्रिपेयर नहीं करे थे, वो कितने लोन है। सो जितना कम नेट NPA होगा उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज किसी कंपनी के ग्रॉस NPA 100 रुपीज़ और उसका नेट NPA है 30 रुपीज़, विच मीन्स बैंक के जो टोटल डिफॉल्ट हुए हैं वो हुआ 100 रुपीज़ का, बट इसमें से 70 रुपीज़ का ऐसा डिफॉल्ट है जो बैंक ने पहले ही एक्सपेक्ट कर रखे थे कि ये 70 रुपीज़ मैं रिकवर नहीं करने वाली, और उसके कारण बैंक ने ऑलरेडी ही कुछ रिजर्व्स और प्रोविजंस बना रखे थे, और जो बाकी 30 रुपीज़ है वो आते हैं 100 माइनस 70, यानी ग्रॉस NPA माइनस प्रोविजंस इज इक्वल टू 30 रुपीज़, विच इज द नेट NPA नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट फॉर एन NBFC और अ बैंक। मन्नापुरम फाइनेंस ने अपना लोन टू वैल्यू रेशियो भी एक अच्छा मेंटेन कर रखा है, विच इज ऑफ 60%। लोन टू वैल्यू रेशियो वो मतलब होता है कि अगर आप अपनी कंपनी को या किसी भी बैंक को अपने जो टोटल एसेट देते हैं उस एसेट की टोटल वैल्यू का कितना परसेंटेज बैंक आपको लोन देती है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने 100 रुपये का असेट दिया और कंपनी का लोन टू वैल्यू रेशियो है ऑफ 60%, यानी उस 100 रुपये कोलेट्रल के बदले बैंक आपको 60 रुपीज़ का लोन देगी। कंपनी का जो एवरेज गोल्ड लोन का टाइम पीरियड है वो भी 50 डेज ही है, जो कंपनी को गोल्ड फ्लक्चुएशंस के प्राइस के में होने के कारण जो डिफॉल्ट होता है उसे सेव करता है। अब गोल्ड फ्लक्चुएशंस के प्राइस के कारण होने वाले डिफॉल्ट्स क्या है वो समझते हैं। मान लीजिए आज आप अपना गोल्ड लेके 100 रुपये का किसी NBFC के पास जाते हैं और एज अ कोलेटरल उसे दे देते हैं। NBFC आपको 100 रुपये की जगह 60 रुपीज़ का लोन देती है, और वो लोन आपको 2 साल के टाइम पीरियड का देती है। अब 2 साल के अंदर अगर गोल्ड के अंदर ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ गई और गोल्ड के जो आपकी 100 रुपये की वैल्यू थी वो डिक्रीज होकर 60 रुपीज़ हो गई, तो आप वो लोन क्यों रीपे करेंगे? आप तो यही सोचेंगे ना कि कम NBFC ने ऑलरेडी मेरे को 60 रुपीज़ दे रखे, इससे मैं नया गोल्ड खरीद सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ पेइंग इंटरेस्ट एंड द रीपेइंग द लोन विच आई हैड टेकन फ्रॉम दैट NBFC। और इसी कारण कंपनी के बहुत सारे डिफॉल्ट्स होने स्टार्ट कर देते हैं, और इसलिए ये प्रेफरेबल होता है कि कोई भी NBFC अपने गोल्ड लोन का जो टाइम पीरियड है उसे कम से कम रखे, और मन्नापुरम फाइनेंस ने ये एकदम अच्छे तरीके से कर रखा है। मन्नापुरम फाइनेंस ने अपनी लिक्विडिटी भी काफ़ी अच्छे तरह से मेंटेन कर रखी है। कंपनी का एज ऑफ 28 Feb 2021 लिक्विड बैलेंस था ऑफ ₹6,589 CR, इंक्लूसिव ऑफ इट्स लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ₹1,246 CR। एक NBFC को अपने लिक्विड बैलेंस मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसके लिए कंपनी ने काफ़ी स्ट्रेटेजिकली चीज़ें प्लान कर रखी है। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स उठाती है एंड अपने कस्टमर्स को शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए देती है, और अगर कोई कंपनी ऐसे में फेल होती है तो आप जानते हैं कि 2018 के अंदर IL&FS के अंदर जो लिक्विडिटी क्राइसिस था वो वैसा फेस करना पड़ता है। बात करें अगर अपन मन्नापुरम फाइनेंस की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, देन प्रमोटर्स होल्ड 35% ऑफ द शेयर्स, आउट ऑफ व्हिच 0.10% इज प्लेज्ड। FII and DII holds 38.58% and 8.86% of shares, and the public holds 17.56%. Both FII and DII have divested some amount in March 2021 as compared to December 2020. So now let's have a look upon the peer comparison of Mannappuram Finance Limited. So Mannappuram Finance के जैसा आप सबको पता है कि मेजर जो बिजनेस है ऑफ अराउंड 70% वो गोल्ड लोन बिजनेस से आता है, एंड मुथूट फाइनेंस इज द लार्जेस्ट NBFC ऑफ इंडिया इन द गोल्ड लोन डिवीजन। तो हमने ये सोचा कि पहले आपको इन दोनों के बीच में थोड़ा डिटेल कंपैरिजन प्रेजेंट किया जाए। सो मन्नापुरम फाइनेंस का जो गोल्ड लोन AUM है विच इज गोल्ड लोन
की लोन बुक है वो है अराउंड 16,967 CR का, एज कम्पेयर टू 41,610 CR ऑफ मुथूट फाइनेंस, विच इज सिग्निफिकेंटली हायर। कंपनी के जो गोल्ड लोन की AUM में ग्रोथ है ऑफ मन्नापुरम फाइनेंस इज 67% कंपेयर टू 88% ऑफ मुथूट फाइनेंस। गोल्ड लोन की जो ब्रांचेस है मन्नापुरम फाइनेंस की है 3500 एज कम्पेयर टू 4500 ऑफ मुथूट फाइनेंस। ऑल्सो मन्नापुरम फाइनेंस का जो रिटर्न ऑन असेट्स है वो है 5.9% एज कम्पेयर टू 8.11% ऑफ मुथूट फाइनेंस, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी है 28.4% एज कम्पेयर टू 28.26% ऑफ मुथूट फाइनेंस। सो इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि मुथूट फाइनेंस काफ़ी ज़्यादा आगे है एज कम्पेयर टू मन्नापुरम फाइनेंस, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मार्केट शेयर अभी होल्ड कर रखा है इस इंडस्ट्री के अंदर एज कम्पेयर टू मन्नापुरम फाइनेंस। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि मन्नापुरम फाइनेंस के जो मार्केट कैप है वो सबसे लोएस्ट है अमंग्स इट्स पीयर्स ऑफ बजाज फाइनेंस एंड मुथूट फाइनेंस, विच इज 12,244 CR. कंपनी का P2E and P2BV is also the lowest amongst its peers, which is a positive point. And also the net profit growth and the revenue growth of the Manapuram Finance is highest amongst its peers, which is again a positive point. But all in all, कंपनी की एक बहुत ज़्यादा strong position नहीं है amongst its peers. So now let's have a look upon the SWOT analysis of this company. Talking about the strengths of the company, then सिंस मन्नापुरम फाइनेंस काफ़ी स्टार्टिंग से ही गोल्ड लोन के बिजनेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, तो कंपनी को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है इस बिज़नेस के अंदर। ऑल्सो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनमें भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस एंड स्किल आ चुकी है कि वो किस तरीके से कंपनी को इस डिवीजन के अंदर, इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर सकते हैं। एंड द स्मार्ट डिसीजन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वॉज कि उन्होंने 2015 के अंदर बाकी बिजनेसेस के अंदर भी डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर दिया था थ्रू एक्विजिशन एज वेल। सो जो कंपनी उन्होंने एक्वायर करी है उनके पास भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है अपने अपने डिविजन्स के अंदर स्केल अप करने का। सो ऑल इन ऑल कंपनी का एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बन चुका है, एक डाइवर्सिफाई बिजनेस बन चुका है जिसे कंपनी इजीली स्केल अप कर सकती है। बात करें अगर अपन मन्नापुरम फाइनेंस की वीकनेस की, देन मन्नापुरम फाइनेंस के टोटल AUM में से अराउंड 60% अकाउंट करती है साउथ इंडिया, यानी इस कंपनी का जो टोटल बिजनेस है उसमें से 60% बिजनेस आता है साउथ इंडिया की तरफ से, जो जनरेट करता है एक जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेटेड रेवेन्यू मिक्स। और मन्नापुरम फाइनेंस को काफ़ी सारे ऐसे मेजर्स लेने की ज़रूरत है टू गेट द बिजनेस फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। ऑल्सो कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को काफ़ी ज़्यादा रख रखा है। कंपनी के जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो उनके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन के अंदर काफ़ी कम है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट 10 ईयर्स के अंदर मन्नापुरम फाइनेंस का जो ओपेक्स रहा है वो लगातार मुथूट फाइनेंस से ज़्यादा रहा है, जिसके कारण कंपनी के जो ऑपरेटिंग मार्जिन है उसके अंदर अपन कमी देख सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द कंपनी, देन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने ये एस्टीमेट लगाया है कि इंडिया में अभी भी 20,000 से लेकर 25,000 टन्स ऑफ गोल्ड प्राइवेटली हेल्ड है, यानी अपन जैसे पब्लिक और इंडिविजुअल्स के पास पड़ा है। और मन्नापुरम फाइनेंस जैसी NBFCs और बाकी जो बैंक जो गोल्ड लोन बिजनेस के अंदर ऑपरेट करते हैं उनके लिए यही इंडिविजुअल्स एक अच्छा क्लाइंट बेस बन सकते हैं। तो मन्नापुरम फाइनेंस के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो जल्दी से जल्दी इन इंडिविजुअल्स को एक्सेस करे और अपने कस्टमर बेस को एज वेल एज अपने बिजनेस को ग्रो करे। इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर की डिमांड में भी इंक्रीज एक्सपेक्ट करा जा रहा है, और उसके पीछे जो मेन रीजन है वो है कि इंडिया के मिडिल क्लास पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीज आना। ऑल्सो गवर्नमेंट ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज और डिसीजंस लिए हैं, हालांकि ये क्वेश्चन मार्क है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डिसीजंस कब तक इंप्लीमेंट होता है, बट अगर वो ऑन टाइम इंप्लीमेंट होता है तो अपन उसके कारण ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर एक अच्छी डिमांड देख सकते हैं। और ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर एक अच्छी डिमांड का मतलब है कि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड लोन्स में भी अच्छी डिमांड देखना, जिसका सीधा सीधा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा मन्नापुरम फाइनेंस जैसी NBFCs और बाकी बैंक्स को। Talking about the threats of the company, then Mannappuram Finance के मेजरली दो threats है। The first is increase in competition. Mannappuram Finance का जो मेन बिजनेस है which is गोल्ड लोन का, उसके अंदर काफ़ी सारे नए कंपनीज और नए नए बैंक्स ने एंट्री कर ली है, और मन्नापुरम फाइनेंस के जो गोल्ड लोन इंटरेस्ट रेट्स है वो सिग्निफिकेंटली हायर है एज कम्पेयर टू द कॉम्पिटिटर्स। फॉर एग्जाम्पल मन्नापुरम फाइनेंस के जो गोल्ड लोन इंटरेस्ट रेट है वो स्टार्ट होती है 13% से एज कम्पेयर टू SBI इंटरेस्ट रेट्स फॉर द पर्सनल गोल्ड लोन at 7.75%, and there is a significant difference between both the interest rates. So मन्नापुरम फाइनेंस के लिए ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा फ्यूचर के अंदर अपने करंट मार्जिन्स को सस्टेन करना। टॉकिंग अबाउट द सेकंड मेजर ट्रेंड इज द डिक्लाइनिंग इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री फ्रॉम द NBFC। तो जैसा कि अपन इस वीडियो के अंदर पहले डिस्कस करा कि NBFCs जो होती है वो अपने पैसे उठाती है फ्रॉम द बैंक बोरोइंग्स और बाय इशूइंग द डेट्स, और इन बॉन्ड्स और डेट्स के अंदर सब्सक्राइब करने वाले होते हैं मेजरली म्यूचुअल फंड्स। और क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के पास काफ़ी ज़्यादा अच्छे एनालिस्ट होते हैं जो एक प्रॉपर एनालिसिस करके किसी भी डेट को या किसी भी बॉन्ड को सब्सक्राइब करते हैं, तो अपन ये मान सकते हैं कि जिस भी NBFC के अंदर एक अच्छा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट होगा वो फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, एक स्ट्रॉन्ग NBFC है, और जिसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बट मन्नापुरम फाइनेंस के केस के अंदर सितंबर 18 में म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट था ऑफ 2.25 ट्रिलियन रुपीज़,
जो कि डिक्रीज होकर पहुंच गया है 1.69 ट्रिलियन रुपीस इन 2020, विच मीन्स कि म्यूचुअल फंड्स को अब शायद मन्नपुरम फाइनेंस उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही हो और उतनी ग्रोइंग नहीं लग रही हो, विच इज अ मेजर थ्रेट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर। अनदर थ्रेट फॉर द कंपनी इज कि जो गोल्ड के प्राइसेस के अंदर फ्लक्चुएशंस आते हैं उसके कारण कंपनियों को काफ़ी सारे डिफॉल्ट्स फेस करने पड़ते हैं, और रिसेंटली गोल्ड प्राइसेस के अंदर काफ़ी सारे फ्लक्चुएशंस आए थे, जिसके कारण हो सकता है कि कंपनी को एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले अपने बुक के ऊपर। इसके बारे में डिटेल में हमने आपको फाइनेंशियल्स के अंदर समझाया था। इस पूरे वीडियो के एनालिसिस के बाद हम ये देख सकते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स एक अच्छी ग्रोथ दिखाते हैं, और मन्नपुरम फाइनेंस का जो मेन बिजनेस है विच इज़ गोल्ड लोन, उसके अंदर भी कंपनी के पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है इन द फ्यूचर। बट कंपनी के सारे डिविजन्स के अंदर और सारे बिजनेसेस के अंदर काफ़ी इंटेंस कंपटीशन है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि क्या फ्यूचर के अंदर मन्नपुरम फाइनेंस अपने कॉम्पिटिशन्स को आउट परफॉर्म कर पाती है। In our opinion, one should monitor the share of this company for at least 2 years and then only invest in the company for long term only and not for the time period of 3 to 5 years, because according to us ये कंपनी 3 से 5 साल के टाइम पीरियड के अंदर कोई सब्सटेंशियल रिटर्न्स नहीं दे सकती। बट स्टिल वी सजेस्ट कि आप अपनी रिसर्च खुद करिए, और आपकी उस रिसर्च के अंदर आपकी हेल्प करने में हम ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे। यू कैन फॉलो आवर पेजेस ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम एज वेल। So that's all from our side. Thank you for watching the video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई then please press the like button, comment it कि आपको और कौन कौन सी कंपनीज पर एनालिसिस चाहिए, and share it with your friends and family. Thank you.